बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने दूसरा इकोसिस्टम कोनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट को डिस्कस करना है। बेसिकली ये भी फॉरेस्ट हैं, लेकिन इनकी जो करेक्टरिस्टिक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, यानी एक ऐसे फॉरेस्ट जिसमें पत्ते दरख्तों के झड़ते हों तो वो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो इसी तरह यहाँ जो फॉरेस्ट है उसमें ऐसे दरख्त होंगे जो कोनिफरस होंगे। कोनिफरस से क्या मुराद है? कोनिफर, ये कोनिफरस। तो कोनिफर वो प्लांट होते हैं जिस पर कोन्स लगती हैं, मेल कोन, फीमेल कोन। जैसे लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस को फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पाइनस एक ऐसा दरख्त है जिसके ऊपर कोन्स लग रही होती है, मेल कोन है, फीमेल कोन है। इसी तरह तो आमतौर पे यहाँ ऐसे दरख्त होंगे जिनके ऊपर ज्यादातर कोन्स लगती होंगी। उसके बाद अल्पाइन और बोरियल, ये इलाकों के नाम है। अल्पाइन कहते हैं पहाड़ी इलाके को और बोरियल कहते हैं शुमाली इलाके को। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में ये कहाँ है, जैसे काबान, दीर, चिल्लास, मालम जब्बा, स्वात, ये सारे वो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं जिनके अंदर आमतौर पे ये जंगलात मौजूद होंगे। दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर ज्यादातर यूरेशिया बेसिकली यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो यूरेशिया बन जाता है। तो ये यूरोप और एशिया में अबंडेंटली पाए जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है, जस्ट साउथ ऑफ टंड्रा। टंड्रा आमतौर पे आर्कटिक जो रीजन है उसके इकोसिस्टम को कहा जाता है टंड्रा। और हमें पता है कि जो आर्कटिक है, नॉर्थ पोल से पहले जो रीजन है वो आर्कटिक रीजन कहलाता है। तो इसका जो इकोसिस्टम है वो टंड्रा कहलाता है। तो अगर नॉर्थ में ये है तो इसके साउथ में इस जगह जहां ये आर्कटिक रीजन स्टार्ट होने लगे हैं, वहां कनाडा के अंदर ये जो आमतौर पे फॉरेस्ट मौजूद होते हैं। अच्छा, टाइगा क्या है? टाइगा ऐसे कोनिफरस फॉरेस्ट को कहा जाता है जो आमतौर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद होंगे, यानी इक्वेटर के जो नीचे वाली साइड होती है वो आमतौर पे साउदर्न हेमिस्फीयर, जो ऊपर वाली साइड होती है वो आमतौर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं। तो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जितने भी कोनिफरस फॉरेस्ट हैं उनको हम कहते हैं एक टाइगा है। तो ये 3-4 दफा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया है बोर्ड के पेपरों में कि व्हाट इज टाइगा। उसके बाद जो कोनिफरस फॉरेस्ट है इसकी 2 टाइप्स है, एक अल्पाइन है, एक बोरियल है। तो जो अल्पाइन का लफ्जी मतलब क्या? पहाड़ी इलाके। तो ऐसे हमारे पास जंगलात जो एट हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई पर मौजूद हो, वो अल्पाइन कोनिफरस फॉरेस्ट कहलाएंगे। और ऐसे कोनिफरस फॉरेस्ट जो हाई लैटिट्यूड पर हो और आमतौर पर शुमाल की तरफ, जैसे हमने टाइगर कहा कि जो नॉर्दर्न शुमाल की तरफ जो जितने भी कोनिफरस फॉरेस्ट है वो टाइगा कहलाते हैं। तो बोरियल किसको कहा जाता है? शुमाल की तरफ जो एरिया है उसको बोरियल कहा जाता है, शुमाल की तरफ। नॉर्थ का वर्ड हम आमतौर पे बोरियल के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एट हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड से क्या मुराद है कि जितना आप पोल्स की तरफ जाते जाएंगे तो लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। तो ये पोल से पहले इस जगह मौजूद होंगे, इस जगह ये मौजूद होंगे, यानी ये भी बहुत ज्यादा बर्फानी इलाकों में ये जंगलात मौजूद हैं। और ये क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये दोनों में अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो एल्टीट्यूड आमतौर पे कहते हैं जो सी लेवल से जितनी ज्यादा ऊंचाई की तरफ जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। लैटिट्यूड जितनी ज्यादा पोल्स की तरफ जाते जाएंगे उतना ही लैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा। कंडीशंस, चूंकि ये पोल्स के करीब होते हैं, बहुत करीब नहीं होते, ज्यादा करीब तो आमतौर पे आर्कटिक रीजन होते हैं, लेकिन ये आमतौर पे जो पोल्स बर्फानी इलाके हैं
उन इलाकों के ये करीब पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ भी बहुत कंडीशन हार्श होती है, यानी सख्त किस्म की बर्फबारी हो रही होती है। कंडीशन के हवाले से अगर बात करें, कंडीशन आर हार्शर देन दोज इन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो टेम्परेट रीजन में तो आमतौर पे मोतदिल टेम्परेचर रहता है या थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन यहाँ ये मजीद आप पोल्स के नजदीक होते हैं, इस वजह से यहाँ कंडीशन क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा सख्त किस्म की होती हैं। ज्यादातर साल का हिस्सा यहाँ बर्फबारी ही होती रहती है। तो कंडीशन आर हार्शर देन दोज इन टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। जो पिछले हमने फॉरेस्ट पढ़े थे उससे ज्यादा यहाँ कंडीशन सख्त होती हैं। विंटर और लॉन्गर, सर्दियों का सीजन बहुत लंबा होता है, एंड कोल्डर और बहुत सख्त किस्म की होती हैं। सो ग्रोइंग सीजन और शॉर्ट, तो सख्त सर्दी में आमतौर पे ग्रोथ प्लांट की रुक जाती है या स्लो हो जाती है, चूंकि इसके अंदर सख्त सर्दी ज्यादा से साल के ज्यादा से तक पड़ती रहती है, इस वजह से यहाँ ग्रोइंग सीजन जो प्लांट का वो बहुत थोड़ा है। और उसके बाद सिर्फ 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं जब वार्म वेदर होता है। वार्म वेदर से मुराद गर्मी नहीं है, जितनी हमारी यहाँ सर्दी पड़ती है हमारे इलाकों के अंदर उतनी यहाँ गर्मी पड़ रही होती है। तो वार्म वेदर से और इस टेम्परेचर पे जो प्लांट है वो अमूमी तौर पे ग्रोथ कर लेता है। लेकिन अगर आप देखें कि साल के 10 महीने बर्फबारी हो, सिर्फ 2 महीने अगर प्लांट को मिले ग्रो करने के लिए, तो प्लांट कभी भी बहुत अच्छे अंदाज में ग्रो नहीं कर सकता। तो इस वजह से यही बात लिखी गई है कि चंद महीने जो मोतदिल टेम्परेचर के होते हैं और टू शॉर्ट, वो इतने थोड़ा टाइम है प्लांट के लिए टू अलाउ ट्री ऑफ लग्जरियस ग्रोथ, कि जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा शानदार तरीके से ग्रोथ नहीं कर सकता। जब ग्रोथ एक दफा रुक जाती है, जैसे सर्दी आती ग्रोथ रुक गई, अब उसके बाद जब गर्मी आती है तो ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ गर्मी का सीजन इतना छोटा है कि दोबारा रीग्रोइंग का जो पीरियड है वो बहुत, इस वजह से आमतौर पर यहाँ जितने भी प्लांट होते हैं उन प्लांट की जो एज है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई आपको शानदार दरख्त नजर भी आएगा तो इसका मतलब है कि वो बहुत पुराना होगा, कि हर साल उसने थोड़ा थोड़ा ग्रो किया हो। उसके बाद स्नो कवर और टेम्परेचर के हवाले से बात करें, विंटर सीजन जैसे अभी हमने डिस्कस किया वो बहुत लेंथी होता है और मुसलसल जो एरिया है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, और आमतौर पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है -10 सेंटीग्रेड तक यहाँ टेम्परेचर मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की बात करें, प्लांट लाइफ। तो प्लांट लाइफ चूंकि बहुत ठंडा इलाका है तो इस वजह से यहाँ ऐसे मौजूद होंगे जो एवरग्रीन कोनिफरस फॉरेस्ट होंगे। एवरग्रीन से क्या मुराद है कि वो हमेशा एवरग्रीन कोनिफरस प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जैसे आमतौर पे जो सीजनल प्लांट होते हैं जैसे गंदम वगैरह है, मकई वगैरह, ऐसे प्लांट नहीं होंगे। वो प्लांट होंगे जो एक दफा ग्रो करें और दोबारा उनको ग्रोथ की जरूरत ना हो। जैसे गंदम वगैरह को तो हर साल बीज डाला जाता है जमीन के अंदर, वो फिर हर साल जो सीजनल प्लांट होते हैं जो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ग्रो होते हैं, फिर उनकी डेथ होती है, फिर नए सिरे से हमें उन्हें ग्रो करना पड़ता है, वो होते हैं सीजनल प्लांट। जो एवरग्रीन होते हैं जिनको एक दफा लगा दिया बस वो अब सारी जिंदगी आहिस्ता 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 ग्रो करते रहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एवरग्रीन प्लांट। चूंकि यहाँ नए सिरे से ग्रोथ को स्टार्ट करना प्लांट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, इस वजह से यहाँ वो प्लांट होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता एक दफा लगा दिए दरख्तों की शक्ल में, वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। और दूसरा, इनके अंदर स्मॉल वैक्सीन नीडल, चूंकि यहाँ पानी आमतौर पे बर्फ की शक्ल में होता है, इस वजह से यहाँ आमतौर पे पानी की कमी रहती है, और प्लांट जैसा भी हो, जिस कंडीशन में भी हो, उसकी सरफेस से एवोपरेशन हमेशा होती रहती है। अगर इनकी बॉडी के अंदर से पानी यानी लॉस कर गया एवोपरेशन के थ्रू, तो फिर इनके लिए इनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, दोबारा पानी को गेन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से ये क्या करते हैं, 2 चीजें, कि इनके जो पत्ते हैं वो नीडल्स की तरह के होते हैं, बारीक बारीक से, जैसे छोटे छोटे इस तरह के पत्ते होंगे इनकी सरफेस पे ऐसे। आपने अक्सर पहाड़ी इलाकों में जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं उनके अगर पत्तों को देखें, ये नीडल लाइक होते हैं, और इनके पत्तों के ऊपर फिर वैक्सिस की लेयर होती है। दोनों पत्तों का साइज बारीक हो गया नीडल होने की वजह से, जिसकी वजह से एवोपरेशन क्या होगी, क्योंकि जितना बड़ा लीफ का साइज होगा उतनी एवोपरेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, और दूसरी वैक्सिस की कोटिंग होने की वजह से मजीद एवोपरेशन क्या होगी, कम होगी। और तीसरा, लीव्स रिमेन थ्रू आउट द ईयर,
जो ये वाले पत्ते हैं इनका झड़ना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। उसकी एक वजह भी है, ये हमेशा सारा साल अपने पत्तों को ऊपर क्यों रखते हैं, यानी ये अपने पत्तों को झाड़ते क्यों नहीं। उसकी रीजन ये है, ये वाली जो हमने बात डिस्कस की कि इनका अगर कोई स्ट्रक्चर भी गिर जाए तो उसका रीग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से आमतौर पे ये अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर रखते हैं जो परमानेंटली इनके पास हो, जिनमें आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती रहे। उसके बाद एग्जांपल ज्यादातर कोनिफरस जैसे पाइनस वेलिचियाना, पाइनस रॉक्सबुर्जी, एबीज पिनरो, पाइसिस सेमिथियाना, सिरस, दियोदारा, ये सारे वो दरख्त हैं जो इन इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। तो अगेन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये आप लोग इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। अच्छा, एनिमल लाइफ की बात करें, क्योंकि यहाँ हार्श क्लाइमेट होती है, इस वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी थोड़ी कम है। जितनी ज्यादा कंडीशन मॉडरेट होती जाएंगी, लाइफ उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इस वजह से हमने बात की थी इक्वेटिक लाइफ में मॉडरेट कंडीशन होती है, तो सबसे ज्यादा लाइफ इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती है। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के जैसे बाइसन, जंगली भैंसे को कहा जाता है, वुल्फ, ब्लैक बियर, मार्को पोलो शीप, ये बर्फानी जो भेड़ है उसको कहा जाता है। इसी तरह जो स्मॉलर एनिमल्स में जो स्क्विरल्स, गुलहरी वगैरह जो होती है, हेयर जो खरगोश वगैरह होते हैं, वुल्वराइन जो वुल्फ जो लोमड़ी की शक्ल की होती है लेकिन होती चूहे जितनी है या थोड़ी सी उससे बड़ी होती है, इस वजह से इसका नाम वुल्वराइन लिखा गया कि लोमड़ी की शक्ल वाला जो जानवर है होता थोड़ा छोटा है। अच्छा, क्रॉस बिल एक बर्ड, छोटी सी चिड़िया होती है जो आमतौर पर इन जंगलात के अंदर पाई जाती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं जो इन इलाकों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसान की आबादी वहां बहुत कम है क्योंकि हार्श कंडीशन बहुत ज्यादा है, हर वक्त बर्फबारी होती रहती है और सर्वाइवल थोड़ा सा इंसान का क्या है, मुश्किल है। तो इस वजह से ये जो जंगलात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से इफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि जितना इंसान की पॉपुलेशन वहां बढ़ती चली जाएगी वो उनके इकोसिस्टम के इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ चूंकि एक तो बहुत दूर है, आप कह सकते हैं जमीन के आखिरी हिस्से में मौजूद है, और दूसरी चीज रिमोटनेस कहते हैं, दूर दराज इलाके हैं और आबो हवा शदीद किस्म की है। इस वजह से मोस्ट फॉरेस्ट आर अनडिस्टर्ब, काफी सारे जंगलात ऐसे हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटीज ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चूंकि जंगलात हैं, दरख्त मौजूद हैं, इस वजह से लोग वहां जाते रहते हैं और उनसे लकड़ी हासिल करते रहते हैं। अब किसी जगह पे जाके लकड़ी हासिल करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन अगर वहां आबादी ज्यादा होती तो वो तेजी से इफेक्टेड हो रहे होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता ये इफेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टेड हो रहे हैं क्योंकि लोग लकड़ी लेने के लिए वहां जाते हैं या मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेने, फूड वगैरह लेने के लिए वहां गए होते हैं। तो बट दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ लंबर, जो लकड़ी जो है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है, चूंकि दरख्त मौजूद हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी लकड़ी होती है। जैसे देवदार का जो दरख्त है, यहाँ अगर आप एग्जांपल देखें सिदरस देवदारा, तो इसकी लकड़ी तो वैसे ही मशहूर है जो आमतौर पे इमारतों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये हमारा दूसरा इकोसिस्टम है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो ये आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट, या जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो डाइवर्सिटी है आमतौर पे ये पूछ ली जाती है कि एनिमल की डाइवर्सिटी कैसी है, प्लांट की डाइवर्सिटी कैसी है, प्लांट की कंडीशंस कैसी हैं जो इस इलाके में पाई जाती हैं, प्लांट को मुख्तलिफ किस्म के कौन से करैक्टर्स यहाँ ज़रूरी होते हैं इस इलाके में सर्वाइव। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी हद तक इस लेक्चर से पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।